नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करिएगा स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी आपको पूछना होगा या कुछ हम लोग बातचीत करेंगे लास्ट में करेंगे। सीधा पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि भारत के प्रमुख नाभिकीय संयंत्र कौन कौन है। जो भी भारत के प्रमुख नाभिकीय संयंत्र है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे और उसके बाद उस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है, कैगा। कैगा कहाँ स्थित है? तो कैगा हो जाएगा कर्नाटक। नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैगा कर्नाटक। कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। अभी आपको हम लोकेशन भी बता रहे हैं, महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। काकरा पर सभी प्रश्न पूछा गया है। काकरा पर भी पूछा गया था, तारापुर भी पूछा गया था और कैगा भी पूछा गया था कि कहाँ स्थित है। आपसे यही पूछेगा कि तारापुर कहाँ स्थित है और ऑप्शन दे देगा। काकरा पर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, गुजरात। नेक्स्ट है नरौरा, ये भी प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश, जिसको शॉर्ट में यूपी बोलते हैं। नेक्स्ट है कलपक्कम और कुडनकुलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलपक्कम और कुडनकुलम। इसमें कलपक्कम है जो कहाँ स्थित? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और जो कुडनकुलम है ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। शॉर्ट में लिख दिया तमिल, यानी तमिलनाडु। अभी हम लोग इसका लोकेशन भी देखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। तो कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और जो ये है सबसे बड़ा संयंत्र, कौन? तो कुडनकुलम। कुडनकुलम सबसे बड़ा संयंत्र है, नाभिकीय संयंत्र। इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये कहाँ स्थित है? दोनों तमिलनाडु में। नेक्स्ट है रावत भाटा, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। एक बार फिर से इसको रिपीट करिए। कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। काकरा पर कहाँ स्थित है? गुजरात में। नरौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी। कलपक्कम तमिलनाडु और कुडनकुलम तमिलनाडु। और ये सबसे क्या तो बड़ा नाभिकीय संयंत्र है। और रावत भाटा राजस्थान। तो प्रश्न क्या पूछा उसको हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तारापुर नाभिकीय संयंत्र ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान नाम से ही पता चल रहा है। राजस्थान में कौन सा नाभिकीय संयंत्र है? रावत भाटा। और कुडनकुलम ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। और अभी आपको तुरंत बताया कि क्या सबसे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो अगर आप लोकेशन देखिएगा कि सभी राज्य कहाँ पे है, तो लोकेशन अगर आप देखना चाहते हैं, 1 मिनट, अभी आपको हम बता रहे हैं लोकेशन। लोकेशन देखिए आप, अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो 1 मिनट रुकिएगा। देखिए सभी राज्य का लोकेशन आप देख लीजिए तो माइंड में एक बार आ जाएगा। देखिए तमिलनाडु कहाँ स्थित है? सबसे दक्षिण में स्थित है। कर्नाटक कहाँ? यहाँ हो जाएगा। और महाराष्ट्र यहाँ। तो महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा। और तमिलनाडु में कौन सा है? कुडनकुलम और कलपक्कम। इसको याद रखिएगा। गुजरात में कौन सा स्थित है? गुजरात में काकरा पर। और उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? नरौरा। और राजस्थान में रावत भाटा। ये आपको ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। काकरा पर भी पूछा गया एग्जाम में एनटीपीसी के, और तारापुर भी पूछा गया, यानी सभी प्रश्न पूछा गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा काल अनुक्रम सही है?
काल अनुक्रमिक रूप से आपको सजाना है और इनमें से बताना आपको कौन सा सही है, यानी जो सबसे पहले घटना होगा उसको पहले रखना और जो सबसे बाद में उसको बाद में रखना, यानी अरेंज आपको कर देना है। तो पहले कौन सा हुआ, अगर यहां देखिएगा इसमें असहयोग आंदोलन है, सैन्य विद्रोह है, चंपारण आंदोलन है, बंगाल विभाजन है। तो सबसे पहले सैन्य विद्रोह कहने का मतलब है 1857 की क्रांति। ये कब हुआ था, 1857 में। ये कब हुआ था, 1857 में सैन्य विद्रोह, ये हो जाएगा। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। अगर पूछेगा चंपारण आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी डेट आपको लिखा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। चंपारण आंदोलन एक कब हुआ था, 1917 में। 1917 में इसी में तीन काठिया प्रथा था जिसको समाप्त करने के लिए कौन आए थे, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन एक कब हुआ था, तो शुरू कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को, और वापस कब ले लिया गया था, 1922 को, यानी 5 फरवरी 1922 को होता है कौन सा कांड, चौरी चौरा कांड, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। और शुरू कब होता है, 1 अगस्त 1920 को। सभी प्रश्न पूछा जाएगा कि यह स्टार्ट कब हुआ और कब से कब तक चला और वापस क्यों लिया गया, तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और 1857 के क्रांति के समय पूछेगा कि उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और जो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय रहा था और अंतिम गवर्नर जनरल। तो इसमें पूछा आपको अरेंज करना, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सैन्य विद्रोह। तो अगर सैन्य विद्रोह सबसे पहले देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या है, 4 में, यानी डी में। उसके बाद कौन सा आएगा, बंगाल विभाजन। उसके बाद कौन सा आएगा, चंपारण आंदोलन। तो आप देख सकते हैं सैन्य विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण आंदोलन, और उसके बाद क्या होगा, असहयोग आंदोलन। इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी है, यानी नेपाल से जुड़ी नहीं है, यानी नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। तो सबसे पहले आप मैप को देखिए कि साझा कौन कौन सा करता है नेपाल से सीमा। तो अगर इसमें ध्यान से देखिएगा तो साझा कौन कौन सा करता है। सबसे पहले आप यहां से देखिएगा सिक्किम। सिक्किम किससे सीमा साझा करता है, चाइना हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और भूटान। उसके बाद ये जो सीमा आप देख रहे हैं, ये वाला सीमा यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी सिक्किम से सीमा लगता है नेपाल का, पश्चिम बंगाल से भी लगता है और बिहार से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, उत्तराखंड से। तो कितने राज्यों का सीमा नेपाल से लगता है, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो एक हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और सिक्किम। टोटल जो 5 राज्य है भारत के, वो नेपाल से सीमा साझा करता है। अगर आप इसमें लोकेशन देखिएगा झारखंड का, तो झारखंड का लोकेशन यहाँ नीचे, यानी बिहार के दक्षिण में स्थित है झारखंड। तो झारखंड का तो लोकेशन जो है उस हिसाब से नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। तभी हम आपको बताएं बिहार लगता है, उत्तराखंड भी लगता है और पश्चिम बंगाल भी लगता है। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कभी कभी ऑप्शन से भी ऐसा प्रश्न सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आपको राइट मालूम हो जाए कि जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें से एक अगर आपको गलत मालूम हो गया, तो आप ये मान लीजिए कि जो भी बाकी बचेगा ऑप्शन, यानी एक आपको ऑप्शन मालूम है कि गलत है, लेकिन जो 3 ऑप्शन नहीं आपको मालूम है, तो फिर भी आप उसको सही मान लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको एक राइट आंसर पता चल गया, कोई राइट बिल्कुल गलत है तो गलत चुना जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसको बोलते हैं CSO, क्या है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तो कलकत्ता में लगाया गया था। जो CSO है उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, और किनके द्वारा शुरू किया था, PC महालनोबिस के द्वारा शुरू किया गया था। और ये लगाया कहाँ गया था, जो पहला कंप्यूटर था वो लगाया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। तो ये सही है। इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस होता नहीं,
इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये मान लीजिए कि हमको राइट आंसर पता हो गया कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रैक्टिस नहीं होता, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये तो गलत हो जाएगा और आपको गलत ही चुनना है। तो मान लीजिए कि हमको 3 ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं भी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो बाकी दिया गया ऑप्शन वो सही ही दिया गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आप लिख लीजिएगा, PROTCOL, प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ऑप्शन जो सी दिया गया मान लीजिए सही ही दिया गया होगा। लिख रहा कि हॉटमेल 1995 में शुरू की गई पहली निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा। मान लीजिए कि सही है। विंड सर्फ को इंटरनेट का जनकों में से एक माना जाता है। तो ये भी सही ही दिया गया होगा क्योंकि एक ऑलरेडी गलत हो चुका है। नेक्स्ट है फ्लाइट्स, जो कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार विजेता लेखक के द्वारा लिखा गया। आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा किसके द्वारा गया था, ओल्गा टोकारचुक के द्वारा लिखा गया था। और इनको बुकर पुरस्कार कब दिया गया था, 2018 में। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनता है कि 2020 में बुकर पुरस्कार किसको दिया गया और 2021 में, दोनों क्योंकि पूछ सकता है अभी, क्योंकि अभी 2020 और 21 वाला पूछ सकता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो सबसे पहले लिखेगा 2020 में किसको दिया गया। 2020 में किसको दिया गया, डगलस स्टुअर्ट को। डगलस स्टुअर्ट, डगलस स्टुअर्ट को, यहाँ लिखा है STUART, स्टुअर्ट। और किस उपन्यास के लिए दिया गया था, सुग्गी वेन, या सग्गी बेन भी आप पढ़ सकते, इसको सग्गी बेन बोलिए या सुग्गी बेन, SHUGGIE BAIN, सुग्गी बेन बोलिए या सग्गी बेन। इसके लिए दिया गया था 2020 में, किसको दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, डगलस स्टुअर्ट को। और अगर पूछेगा 2021 में किसको दिया गया, 2021 में किसको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पहले फ्रांसीसी लेखक है जिनका नाम क्या है, डेविड डायोड। डेविड क्या नाम है, डेविड डायोप बोलिए या डेविड डायोड। इनका नाम क्या है, डेविड डायोप, पहले फ्रांसीसी लेखक। और इनका जो किताब हो जाएगा जिसका नाम है, पुस्तक का नाम क्या है, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। क्या होगा, इनके पुस्तक का नाम है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और ये क्या थे, तो पहले फ्रांसीसी लेखक थे। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, 2020 में पूछेगा डगलस स्टुअर्ट किस लिए दिया गया था, कौन सा उपन्यास था, सग्गी वेन। और 2021 में पूछेगा डेविड डायोप, और ये पहले फ्रांसीसी लेखक थे डेविड डायोप, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। तो ये सीधा पुस्तक का नाम पूछ लेगा कि किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ए प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ए आपको हम लिखा है ए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नोमोफोबिया क्या है। फोबिया का मतलब ही होता है डर। क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है डर। जैसे हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना, उसी तरह से नोमोफोबिया क्या है। तो लिख रहा है टेलीविजन संपर्क से बाहर होने का डर,
घर के संपर्क से बाहर होने का डर, तो ये तो होगा नहीं। कंप्यूटर संपर्क से बाहर होने का डर, ये भी नहीं होगा। सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको याद रखना होगा नोमोफोबिया क्या है। अब हाइड्रोफोबिया ना पूछकर नोमोफोबिया पूछ रहा। सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर। नेक्स्ट है, डॉट की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। देखिए अभी आपको तुरंत बताए थे कि 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और कब तक चला था? 1922 तक। कब तक चला था? 1922 तक। और वापस क्यों ले लिया गया था? वापस क्यों ले लिया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा कांड होता है? चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 या 20 में? 1919 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है, यानी शामिल नहीं है? तो शामिल कौन कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो शामिल है एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सही दे रहा। एक विंबलडन, ये भी सही दे रहा। विंबलडन, ये सही दे रहा। एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, और एक फ्रेंच ओपन, और एक यूएसए ओपन। यूएसए ओपन, ये 4 शामिल है, लेकिन जो आप देख रहे हैं कैनेडियन ओपन, ये शामिल नहीं है। तो हम इसको कोशिश करें नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इस वर्ष हुआ है, जो भी विजेता है, सारा हम आपको लाकर करा देंगे। फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएसए ओपन हो गया, सभी आपको करा देंगे। तब बिल्कुल आराम से क्लास को लीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा कंटेंट में। हो सकता है वीडियो ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब वीडियो ज़्यादा देरी तक हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है, भविष्य की तकनीकी के अनुरूप, लिख रहा भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मित व्ययी विमान, जिसका नाम है फ्लाइग वी, में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। किन जो देश का नाम बताना कि किस देश में शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया फ्लाइग 5, जो विमान है एक प्रकार का ईंधन मित व्ययी विमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। कहाँ शुरू किया गया था, मतलब किस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया था? नीदरलैंड। तो इसका लोकेशन देख लेते हैं कि नीदरलैंड कहाँ, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। अगर आप ये पूरा वर्ल्ड मैप है, सबसे पहले नीदरलैंड को देखें। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको हो जाएगा नीदरलैंड। और इसका राजधानी भी पूछ लेता है कि इसका राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, इसको याद रखिएगा। राजधानी पूछेगा कि नीदरलैंड का राजधानी कहाँ? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, इसको याद रखिएगा। एम्स्टर्डम, इसका राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम, इसको याद रखिएगा। और ये जर्मनी हो जाएगा, डेनमार्क है, इधर यूनाइटेड किंगडम है, बेल्जियम है, और इधर पोलैंड है, इधर स्वीडन हो जाएगा। ये क्या है? स्वीडन। यहाँ पे हम आपको बताया था, अगर सेकेंड लोकेशन देखिएगा, ये जर्मनी है और इसका जो राजधानी कहाँ? बर्लिन है। सीधा पूछेगा कि जर्मनी का राजधानी कहाँ है? बर्लिन। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये भी पूछा गया है। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा, इधर ए नॉर्थ सी है। ये क्या है? नॉर्थ सी। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बताए थे जल संधि के बारे में। तो जल संधि का काम क्या होता है? 2 बड़े जलाशय को जोड़ना और स्थल को अलग करना। तो पूछ लेते हैं ये भी कि किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हो जाएगा ये नॉर्थ सी और इधर क्या है? इंग्लिश चैनल। दोनों के बीच कौन सा जलडामरू मध्य स्थित है से पूछा गया था प्रश्न। कल आपको वीडियो में बताया गया। तो कौन सा है? डोवर जल संधि या डोवर जल संधि बोलिए, या डोवर जलडामरू मध्य यहाँ पे स्थित है। और जोड़ता किसको है? नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल। नोट कर लीजिए इसको। और पूरा में लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पूरा में आप लोकेशन देख सकते हैं।
ये देखिए, और अलग किसको करता है, फ्रांस और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को। और ये नॉर्थ सी इधर हो जाएगा, इधर इंग्लिश चैनल, और यहाँ पे ये क्या करता है, जोड़ता है। किसको जोड़ता है, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। कौन सा जल संधि, डोवर जल संधि। और अलग किसको करता है, फ्रांस और किसको अलग करता है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को। देखिए यहाँ पे जस्ट है, और ये फ्रांस का एरिया। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। और यूएसए अगर आप देखना चाहते हैं तो यूएसए आप देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका यूएसए, ये हो जाएगा यूएसए। यहाँ पे मैक्सिको है, और ये अलास्का जो किसका हिस्सा, तो अमेरिका का। पहले किसका हिस्सा था, यूएसए का। और यहाँ पे है बेरिंग जल संधि जो किसको जोड़ता है, रूस और किसको, अमेरिका को। ये भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा यूकाटन चैनल, और यहाँ पे क्यूबा हो जाएगा, और मैक्सिको के बीच कौन सा चैनल है, यूकाटन चैनल। ये भी पूछा जाता प्रश्न, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया। इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो बी में दे रहा, संपदा शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ये सभी किए जाते हैं। तो पूछा कौन नहीं किए जाते, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, वृत्ति कर एंड स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट है भीमबेटका के शैलाश्रम, लिख रहा है भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले लोकेशन देखिए कि ये स्थित कहाँ, ये भी सीधा प्रश्न पूछेगा, भीमबेटका कहाँ स्थित है। और आपको जो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल, यानी ये यूनेस्को में शामिल है या नहीं शामिल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये रहा भीमबेटका जो कहाँ स्थित है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो अगर सीधा प्रश्न पूछेगा भीमबेटका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। ये जो गुफा देख रहे हैं यही क्या, भीमबेटका की गुफा। और इसमें जो मिलता है, क्या मिलता है, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये जानवर का सभी क्या, ये देख सकते हिरन है, ये हाथी है। तो आप प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि प्रश्न क्या कर रहा। तो इसमें किसके लिए प्रसिद्ध है से प्रश्न पूछा। मौर्य वंश के दौरान किए गए चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, और भी प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के जो भी चिन्ह हैं उनके वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है, एकदम सटीक आंसर दे रहा है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो एक इसमें जो भी दिया गया जानवर, जो भी मतलब पशु ये सब हो गए, जैसे में हाथी हो गया, मतलब अनेक जानवरों के इस पे चिन्ह के बारे में बताया गया, मतलब साक्ष्य मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, होयसल जो साम्राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर बी, द्वार समुद्र। और ये कहाँ पे स्थित है, इसका लोकेशन देखिए। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा राज्य है। ये जो हो गया, ये इधर कर्नाटक हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा, और इधर तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सा स्थित है, होयसलेस जो होयसल साम्राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अगर आप कल वीडियो देखे होंगे तो इसका प्रश्न कर लीजिएगा, क्योंकि हम कल बताए थे कि 76 के ए में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहे बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के बारे में बताना है, राष्ट्रपति की नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति के बारे में एक किस में बताया, किस अनुच्छेद में बताया कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, किस अनुच्छेद में बताया गया। तो 52 अनुच्छेद 52 में बताया गया। और उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। और महालेखा परीक्षक के बारे में किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 148, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CAG और शॉर्ट में कैग भी बोलते हैं। दोनों नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो ऑप्शन नंबर दे रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नियोन। तो इसका राइट आंसर नियोन होगा। और क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है अक्रिय गैस में कौन कौन शामिल है। अक्रिय, इसका कहने का मतलब क्या है, अक्रिय जो किसी से क्रिया ना करे उसी को बोलते हैं अक्रिय, यानी क्या,
अस्थायी है। और अस्थायी किसको बोलते हैं? जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो अगर आप इसका पूरा डिटेल समझना चाहते हैं तो आप साइंस के वीडियो में जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीडियो डाउनलोड अपलोडेड है, 2 से 3 वीडियो होगा, वहां जाकर पूरा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये भी प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी है? तो नियोन क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस है। इसका कहने का मतलब क्या? अभिक्रिया किसी से नहीं करेगा। अक्रिय का मतलब ही होता है किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसका नाम ही अक्रिय गैस। तो नियोन और भी कौन कौन सा गैस है ये देख सकते हैं। किस वर्ग में आता है? 18 नंबर वर्ग में आता है। ये सीधा प्रश्न पूछेगा। पहला जो वर्ग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। सेकंड वर्ग को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। सीधा प्रश्न पूछेगा कि फर्स्ट वर्ग को क्या बोलते हैं। और 17 नंबर वर्ग क्या है? हैलोजन। और जो 18 नंबर वर्ग है इसको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस, या इसमें अक्रिय गैस पाया जाता है। नोबेल गैस हो जाएगा, आदर्श गैस हो जाएगा, इसी का सब नाम है। तो हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी किसमें शामिल है? अक्रिय गैस में। इसको नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही दे रहा। और सबसे पहले किस विधानसभा में यानी कहाँ लागू हुआ था? असम, यानी पास हुआ था असम में सबसे पहले विधानसभा में। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना, ये भी सही दे रहा। तो सीधा प्रश्न पूछेगा। अगला, जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत दे रहा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा भी किया जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लीजिए कि क्या दे रहा? फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी जो ऑप्शन दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, यानी किस देश में लागू किया गया था? फ्रांस में। तो ये भी सही दे रहा। और आपको बताना है कब लागू किया गया था। नेक्स्ट है बिनजिप का क्या कार्य है? बिनजिप का क्या कार्य है ये बताना आपको कि बिनजिप क्या कार्य करता है। तो यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है, यानी बदल देता है। बड़ी जो फाइल है उसकी जो बड़ी फाइल है उसको क्या करता है? छोटी फाइलों में कंप्रेस कर देता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी योजना सुमेलित नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये बालिका कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, तो ये राइट दिया गया। और ये शुरू कब हुआ था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। और ये शुरू कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। और उसी के तहत इसको शुरू किया गया था। और ये शुरू कहाँ हुआ था? पानीपत, हरियाणा से। और ये किस लिए शुरू किया गया था? तो जो सुकन्या समृद्धि योजना, तो 10 वर्ष से कम बालिका, जो भी 10 वर्ष से जो कम बालिकाएं हैं उनको क्या खोला जाएगा? बैंक में खाता खोला जाएगा। उज्ज्वला योजना जिसको बोलते हैं बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर का वितरण, ते सही दे रहा। एक क्या है? राइट दे रहा। एक है उजाला योजना, एक है उज्ज्वला योजना। जो उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी गैस से, यानी सिलेंडर का वितरण से संबंधित है। ये सही दे रहा। और ये शुरू कहाँ से हुआ था? जो उज्ज्वला योजना है ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा प्रश्न पूछेगा उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ, किससे संबंधित है। तो सभी जो ऑप्शन दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार, नहीं, एक गलत दे रहा। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से। अभी आपको हम इमेज दिखा रहे हैं, तो एक गलत दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं चुनना था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। आयुष्मान भारत सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, ये सही दे रहा है, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। तो सभी जो ऑप्शन दिया गया इसको नोट कर लीजिएगा, सीधा प्रश्न पूछेगा। ये आप देख सकते हैं मिशन इंद्रधनुष। मिशन क्या है? इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित? संपूर्ण टीकाकरण से। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये तो सही दिया गया। जो मिशन इंद्रधनुष से गलत दिया गया सभी के रोजगार के लिए, तो गलत हो जाएगा। टीकाकरण से संबंधित है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। 1 साल में 1 बार, यहाँ जो दिया गया शायद यहाँ पे क्लीन नहीं चल रहा पता।
और आयुष्मान भारत योजना ये किससे संबंधित है? तो गरीबों को सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा देने वाली योजना, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएम जय योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पीएम जय योजना इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये आयुष्मान भारत ये भी सही दिया गया। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये भी पूछेगा मिशन इंद्रधनुष, और ये हो गया सुकन्या समृद्धि योजना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और एक है उजाला योजना। उजाला योजना को कब शुरू किया गया था? तो उजाला योजना किससे संबंधित है? एलईडी से वितरण से, एलईडी वितरण से संबंधित है उजाला योजना। एलईडी वितरण, तो उज्ज्वला योजना और उजाला योजना में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। उज्ज्वला योजना बोलेगा तो एलपीजी सिलेंडर का वितरण, यानी एलपीजी गैस से संबंधित हो जाएगा, एलपीजी सिलेंडर का वितरण से संबंधित हो जाएगा। अगर पूछेगा उजाला योजना तो एलईडी से संबंधित हो जाएगा वितरण से, यानी 10 रुपये में एलईडी। और ये कहाँ से शुरू हुआ था उजाला योजना? तो ये हो जाएगा बिहार से शुरू हुआ था, आरा बिहार से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? 1 मई 2015 को। नेक्स्ट है CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका नाम क्या? CO2। तो CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ठोस शुष्क बर्फ भी कहा जाता है CO2 को। तो सीधा प्रश्न पूछेगा CO2 के ठोस को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इतना इसको हम लोग सीधा बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। जब ठोस रूप में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। तो ये सही दे रहा। भारत का पहला संरक्षित वन क्या है? सतपुड़ा, और ये स्थित कहाँ? MP में। रणथंभौर कहाँ स्थित है? राजस्थान। गिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट ये पहला, तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। तो इसको लोकेशन याद रखेगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो हम आपको बता रहे उपाय, इसको ज़्यादा याद नहीं करना। ए याद करना, बी, उसके बाद एल, उसके बाद पी। तो सबसे पहले अगर आप देखें एंथ्रासाइट आएगा यानी ए, तो जो सबसे पहले आएगा उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का मात्रा होगा। उसके बाद बी यानी बिटुमिनस, या नोट कर लिए ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, और एल से लिग्नाइट, और पी से पीट। एक कुछ नहीं किया गया, अल्फ़ाबेट में इसको अरेंज कर दें। सबसे पहले या तो उसके बाद बी, उसके बाद एल, उसके बाद पी, अरेंज कर दें। उसके बाद जो सबसे पहले है वो सबसे ज़्यादा कार्बन का मात्रा होगा, यानी एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन का मात्रा होता है, बिटुमिनस में उससे कम होता है, लिग्नाइट में उससे कम होता है, और सबसे कम किस में होता है? पीट कोयला में। तो अगर ऑप्शन दिया गया एंथ्रासाइट तो एंथ्रासाइट मारेंगे कि किसमें सबसे अधिक कार्बन होता है? ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट में। लेकिन एंथ्रासाइट नहीं रहता तो किसको लगाता है? बिटुमिनस को। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। मनमोहन सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे और RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। वैसा प्रश्न पूछता है कि ऐसे कौन प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, मतलब ऐसे भारत के पूछे कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो, मतलब भारत के ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और RBI के गवर्नर भी। तो उनका नाम क्या है? मनमोहन सिंह। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र। ये देख सकते हैं गिलहरी, ये कहाँ का राजकीय पशु है? ये कहाँ का राजकीय पशु है? तो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोकेशन अभी आपको हम बताएं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा पाटिल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। प्रधानमंत्री पूछता तो इंदिरा गांधी। और यहाँ दे रहा सुचिता कृपलानी, भारत के क्या थी? पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछेगा तो कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका नाम क्या? दमन गंगा। अभी आपको हम लोकेशन बता रहे हैं। देखिए ये आप जो देख रहे हैं दमन है, एक क्या है? दमन। एक पूरा जो लोकेशन दे रहा है दमन का लोकेशन है। सबसे पहले इसको देख लीजिए पूरा इंडिया के मैप में कि दमन कहाँ स्थित है। पूरा इंडिया के मैप में देखिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ पे स्थित है दमन, और यहाँ पे दीव, यानी एक गुजरात का एरिया है। और यहाँ से जो नदी देख रहे हैं ये कौन सा नदी है? दमन गंगा।
तो यहाँ जो प्रश्न पूछा, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? दमन गंगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और जो नर्मदा, तो नर्मदा के भी बारे में आपको बता रहे हैं। और यहाँ ये क्या हो जाएगा? ऊपर में दीव, यानी यहाँ लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पे स्थित है दीव और यहाँ पे स्थित है दमन। दोनों कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और नर्मदा, तो नर्मदा एक ऐसी नदी है जो मतलब क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, सेंचुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है वीडियोग्राफिंग, लिख रहे हैं वीडियोग्राफिक्स एरे, रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन दे रहा माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल, मैकिन्टॉश। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, मैकिन्टॉश, एप्पल, IBM या माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा फुल फॉर्म इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है, उस वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो दो जो ऑप्शन दिए उसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तो दिया गया द्रव, एक होता है द्रव जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, और एक होता है द्रव्य जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैटर। तो जो द्रव होता है लिक्विड फॉर्म में उसको बोलते हैं द्रव, और एक होता है द्रव्य जो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैटर। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, द्रव नहीं लगेगा, द्रव्य जिसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या, जिसको बोलते हैं टच मी नोट। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या? मीमोसा पुडिका। ऑप्शन नंबर डी। ये आप देख सकते हैं छुई मुई की पौधे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला, कल्पना चावला। और हाल ही में शीर्षा बादला भी गई अंतरिक्ष में, यानी भारतीय मूल की दूसरी महिला बनेगी, यानी बन गई है शीर्षा बादला। तो उसको भी एक बार सर्च कर लिया। और पहला पूछेगा, यानी पहली तो कल्पना चावला, भारतीय मूल की पहली महिला तो कल्पना चावला, और सेकेंड यानी दूसरा तो कौन सा हो जाएगा? सेकेंड पूछेगा तो हो जाएगा शीर्षा बादला। नेक्स्ट है इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? ऑप्शन फिर से पढ़िए प्रश्नों को। इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो ऑप्शन ए रहा राजेंद्रन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग प्रश्न को कलेक्ट किए थे वो सारा हम लोग कवर कर लिए, यानी सारा प्रश्न का हम लोग डिस्कशन कर लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और चैनल पे नए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आप जो वीडियो आधा घंटा या जो भी मिनट का रहता है इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो इमेज हो गया उसको सेट करना पड़ता है। तब चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप सर्च करिए स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से PDF को बिल्कुल आप ले सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।